हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं ज्योग्राफी की एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे भी और साथ ही समझेंगे भी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया था और कुछ बेसिक्स ऑफ यूनिवर्स भी पढ़ लिया था। तो आज है हमारे ज्योग्राफी की सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले टोटल 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में आता है जो कि सन के सबसे ज़्यादा करीब है, वो है मरकरी। ओके, मरकरी, जिसके बारे में हम कुछ डिटेल्स, कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही सारे एक एक करके प्लैनेट्स को कवर करते जाएंगे एंड उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या फिर आपको जानने के लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। सबसे पहला फैक्ट जान लेते हैं मरकरी के बारे में, जो कि है दैट मरकरी हैज़ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। यानी कि जो मरकरी पे डे एंड नाइट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी को, उसके जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा तो होता है। यानी कि डे में जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड नाइट में अचानक से सडनली बहुत गिरावट आ जाएगी टेम्परेचर में, यानी कि बहुत ठंडक पड़ने लगेगी। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है डे एंड नाइट में, वो कहाँ पर होता है? मरकरी में। बहुत ड्रास्टिक चेंज हमको देखने को मिलते हैं। सेकेंड फैक्ट अगर हम देखें मरकरी के बारे में, जो कि है मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि पूरे हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे, नाइन्थ जो हमारे सोलर सिस्टम से रिमूव हो गया है प्लैनेट, उसका क्या नाम है और किस इंस्टीट्यूशन ने उसको कब हमारे सोलर सिस्टम से हटाया था, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है अच्छे से डिटेल में। तो आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। और इस आंसर को, हमारे इस क्वेश्चन को कि जो लास्ट 9th प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम का, उसको किस इंस्टीट्यूशन ने किस डेट को हटाया है, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। मरकरी पे वापस आते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है दैट मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी जो है वो हमारे सन के सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो मरकरी ही है सन के। नेक्स्ट वील रीड अबाउट दैट मरकरी हैज वर्चुअली नो एटमॉस्फेयर। यानी कि मरकरी के पास वर्चुअली कोई भी एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है। इसलिए जो सनलाइट है जो कि इस प्लेनेट को हिट करती है, वो ज़्यादा, मतलब 9 टाइम्स इंटेंस है हमारे सनलाइट जो अर्थ पर पड़ती है। बट क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। क्योंकि हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, ये सारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं वो हमारे मरकरी प्लैनेट के पास नहीं है। और फिर भी इसीलिए वो जो हमारा मरकरी प्लैनेट है वो एनर्जी को, या फिर कह सकते हैं जो सनलाइट है, सनलाइट की जो हीट है उसको ट्रैप नहीं कर पाता है। जितनी भी सनलाइट आती है वो रिटर्न बैक हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। एंड जो इंटेंसिटी है सनलाइट की पड़ने की मरकरी पे, वो हमारे जो अर्थ पर सनलाइट पड़ती है उससे 9 टाइम्स ज़्यादा है। द सरफेस ऑफ मरकरी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मून। इसलिए जो कुछ कारणों की वजह से जो मरकरी है उसका जो सरफेस एरिया है वो मून के सरफेस एरिया से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसी वेदर कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। अब हम देख लेते हैं कि रिवॉल्यूशन टाइम कितना है मरकरी का। रिवॉल्यूशन का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्या अंतर होता है। एक बार और बता देती हूँ कि रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी प्लेनेट अगर सन का टोटल जो चक्कर है, जो सर्कुलेशन है, वो कितने दिन में या कितने टाइम में कंप्लीट करता है, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। एंड रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ या फिर सर्कुलर मूवमेंट किसी भी प्लेनेट का उसके खुद के एक्सिस पर, यानी कि अपनी एक्सिस पर कोई भी प्लेनेट कितने टाइम में रोटेट कर रहा है, कितने टाइम में पूरा जो रोटेशन है वो कंप्लीट कर रहा है, उसको कहते हैं रोटेशन। तो जो मरकरी का रिवॉल्यूशन पीरियड है, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है, वो कितना है? 88 डेज। 88 डेज, यानी कि हमारे अर्थ के कंपैरिजन में ये सारा जो टाइम मैं आपको आगे प्लैनेट्स में बताऊंगी, वो सारे अर्थ से रिलेटेबल, अर्थ से जो कह सकते हैं रिलेटिव हमको बताया गया है टाइम। यानी कि 88 डेज में जहाँ पर हमारे अर्थ में 88 डेज कंप्लीट होते हैं, वहाँ पर ये जो मरकरी है वो पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका होता है सन के। एंड रोटेशन ये कंप्लीट कर लेता है 58 आवर एंड 15 मिनट्स में, कह सकते हैं अप्रोक्स 4 या 5 डेज में। और जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसके पास कोई ओजोन की लेयर भी नहीं है एंड ऑफ कोर्स इसके पास कोई वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट नहीं है मरकरी पर। आई होप आपको मरकरी के बारे में समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सेकंड प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, दैट इज वीनस। वीनस किस बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, दैट इज वीनस हैज नो मून्स। वीनस के पास कोई भी मून्स नहीं है।
वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरकरी के बाद वीनस हमारा सेकंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। थर्ड, दैट इज वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ लव बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉडेस। रोमन गॉडेस हैं जो कि लव गॉडेस भी मानी जाती हैं, उन्हीं के नाम पर वीनस का जो वीनस प्लैनेट है उसको नेम किया गया है, यानी कि वीनस रोमन लव गॉडेस का नाम था। Now next we'll move on to the size, mass and average density of planet Venus are about the same as the Earth, जिसकी वजह से इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यानी कि अर्थ का जिस हिसाब से साइज है, यानी कि वो दिखने में इसका साइज कितना है, मास कितना है, उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है अर्थ की, वो सेम इक्वल है किसके, वीनस के। इसी वजह से अर्थ की ट्विन सिस्टर कहा जाता है प्लेनेट वीनस को। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मरकरी जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन के, तो जो सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि 9 टाइम्स ज़्यादा सनलाइट पड़ती है अर्थ से, तो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी मरकरी ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि है वीनस। बिकॉज मरकरी में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मरकरी के पास उसका खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बट वेयर एज वीनस के पास एक एटमॉस्फेयर है एंड काफ़ी सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जिसकी वजह से जो सनलाइट पड़ती है वीनस पर वो अच्छे से एक एक जो उसका पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है एंड जिसकी वजह से वो ब्राइटन अप हो जाती है और सबसे ज़्यादा ब्राइट प्लेनेट हो जाता है कौन सा, वीनस। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट दैट इज वीनस इज ऑल्सो नोन एज इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, एंड इसी कारण की वजह से क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चमकदार है एंड इट इज़ विजिबल विथ आर नेकेड आइज, हम अपनी नेकेड आइज से उसको देख भी सकते हैं एट द टाइम ऑफ इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, जिसको हम डॉन एंड डस्क स्टार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चमकदार होता है और इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे हम उसको आसानी से देख सकते हैं अपने नेकेड आइज से। सो नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द नोन एज व्हील्ड प्लेनेट। व्हील्ड प्लेनेट यानी कि उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर की चादर है, व्हील यानी कि ढका हुआ है, एक कह सकते हैं एक पर्दा सा है, उसके ऊपर एक पूरे एटमॉस्फेयर की लेयर चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से हम उसको व्हील्ड प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थ ट्विन क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया पहले। एंड वीनस की एक और खास बात है कि जो मूवमेंट है इसका, वो रोटेशन का, वो क्लॉकवाइज है। एक और प्लेनेट का जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, वो क्लॉकवाइज है, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी प्लेनेट का क्लॉकवाइज रोटेशन है। बट पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेनेट हैं जिसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, बल्कि सारे जो अदर प्लेनेट्स हैं उनका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। वो कैसा है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू दैट वीनस के पास वाटर नहीं है उसकी सरफेस पे, वीनस के पास सरफेस पे वाटर नहीं है और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस कि हमारे वीनस के पास वाटर नहीं है एंड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन भी है, उसकी वजह से जो साइंटिस्ट के प्रेफरेंस है वो वीनस और मरकरी नहीं बन रहे हैं एज अ सेकंड प्लेनेट जिसमें ह्यूमंस कह सकते हैं रिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि आप ये बात सोच सकते हैं कि मार्स से या फिर मून से ज़्यादा पास तो हमारे मरकरी या फिर वीनस है, और वीनस को तो अर्थ ट्विन भी कहा गया है। तो साइंटिस्ट वीनस को प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं एज अ सेकंड प्लेनेट फॉर द ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस कि उसके पास वाटर नहीं पाया गया है एंड कोई उम्मीद भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ गैशियस प्लेनेट, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जिस पर ह्यूमन रिसाइड कर सके। एंड सेकेंड दैट इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन भी है, जिसकी वजह से विदाउट ऑक्सीजन ह्यूमन का जो सस्टेनेबल जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द आवर प्लैनेट दैट इज अर्थ। इसके बारे में हम पढ़ते हैं दैट अर्थ हैज़ अ वेरी यूजफुल नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून। अब इन्होंने कहा नेचुरल सैटेलाइट विच इज़ वेरी यूजफुल, नेचुरल सैटेलाइट जो कि यूजफुल है, जो कि है हमारा मून। अब वो यूजफुल किस वे में है वो आप लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करेंगे और वहाँ पर बताएंगे कि मून जो है वो किस उसका जो यूज़ है वो क्या क्या है, और अगर इफ़ इन केस अगर आपको नहीं पता हो मून का यूज़ क्या है एज आर नेचुरल सैटेलाइट, वो हमारे अर्थ पर क्या प्रभाव डालती है या फिर उसका यूजेस क्या है, हमारे अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, अगर वो मून मान लीजिए नहीं रहेगा या फिर कुछ भी उसका डिस्टर्बेंस होगा उसकी डिस्टेंस में या रोटेशन में, तो हमारे अर्थ पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अगर इनकेस आपको ये नहीं पता है तो आप ये भी पूछ सकते हैं, मैं आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दूंगी या फिर अलग से वीडियो भी बना दूंगी। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं दैट विद इन आवर सोलर सिस्टम द अर्थ इज अ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट।
with the greatest mass and volume compared to other planets in our solar system। यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मास और वॉल्यूम है एज कम्पेयर्ड टू द अदर प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। अदर प्लैनेट के अदर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनके कंपैरिजन में देखें तो हमारे अर्थ के पास एक ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मास एंड वॉल्यूम कैरी करता है। आर अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, जिसका रीजन ऑब्वियसली हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज इसमें 70% वाटर प्रेजेंट होता है एंड 30% जो है वो लैंड प्रेजेंट है। Next, we'll move on to the that Earth is shaped like a sphere with some flattening edges at its poles। यानी कि जिसको ये जो शेप उन्होंने बताया है अर्थ का वो एक्चुअली जियोइड शेप का उसको नाम दिया गया है। यानी कि कैसा नाम दिया गया है? जियोइड। इसको इस शेप को जिसमें हल्का सा स्फेयर तो होता है लेकिन जो पोल्स पर होता है वो हल्का सा फ्लैटनिंग होता है। तो इस फ्लैटनिंग वाले शेप को जो कि स्फेयर होता है बस पोल्स पर थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, इस शेप को हमने क्या नाम दिया है, यानी कि साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? वो नाम दिया है जियोइड का। ओके, जियोइड का नाम दिया है इस शेप को जो कि अर्थ का शेप है हमारे। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विथ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास टेक्टोनिक प्लेट्स है। ओके, other rocky planets in our solar system such as Mercury, Venus and Mars have never had movement in their outer shells। and जो Mercury, Venus, Mars जो भी और दूसरे planets हैं जो कि कह सकते हैं हम इनर आउटर planets हैं, उनके पास ऐसे मूवमेंट करने के लिए आउटर शेल्स में टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं प्रेजेंट है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं हमारे अर्थ के बारे में, जो कि है दैट इट इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। इसको ये जो अर्थ है हमारी वो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्टेड है, हल्की सी झुकी हुई है। किस एंगल पर? 66.5 डिग्री एंगल पे ये जो हमारी अर्थ है वो झुकी हुई है। 23.5 डिग्री टिल्टेड मतलब कितना? 23 आवर एंड 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड जो है वो झुकी हुई है हमारी अर्थ। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है गोल्डीलॉक्स जोन्स के बारे में, जो कि क्या है? एक हैबिटेट है जहाँ पर सारी कंडीशंस अवेलेबल होती है किसी भी सर्वाइवल या फिर किसी भी सस्टेनेबल सर्वाइवल के लिए किसी भी ह्यूमन के, जिसमें हमको पता है कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो कि क्या है? एक तो लिथोस्फेयर है, ओके, एक है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर एंड थर्ड इट इज एटमॉस्फेयर। एंड इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन है इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? वो बनता है हमारा बायोस्फीयर। यानी कि इन सबको मिलाने के बाद जो हमारा कह सकते हैं एक जोन बनता है, एक हैबिचुअल जोन बनता है जहाँ पर सारे जो लिविंग बींग्स हैं उनको रहने की सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं। वो कौन सा है? वो है बायोस्फीयर का। यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहाँ ये तीनों चीजें मिल जाती हैं उस जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर। एंड बायोस्फीयर इज समवट नोन एज गोल्डीलॉक्स जोन्स। एंड जहाँ गोल्डीलॉक्स जोन्स होते हैं वहाँ पर हैबिचुअल रीजन होता है। एंड हमारी अर्थ ही एक ऐसी प्लेनेट है जहाँ पर ये गोल्डीलॉक्स जोन पाया जाता है। सो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पज ऑल्सो। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेनेट दैट इज मार्स। मार्स इज अबाउट 4.57 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी कि अगर आपसे कोई मार्स की एज पूछ रहा है तो वो आपको क्या बताना है? वहाँ पर आपको बताना है दैट मार्स की जो कह सकते हैं वो उम्र है वो है 4.57 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी कि मार्स इतना ज़्यादा साल पुराना है प्लेनेट। मार्स हैज 2 मून्स दैट इज कॉल्ड फोबोस एंड डीमोस। मार्स के पास उसके खुद के 2 नेचुरल मून्स हैं जिसका नाम है फोबोस एंड डीमोस। मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लेनेट। अब रेड प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सॉइल में प्रेजेंट है आयरन ऑक्साइड। एंड आयरन ऑक्साइड इतनी ज़्यादा मात्रा में इसकी हर जमीन पर, हर सॉइल के अंदर इतना ज़्यादा प्रेजेंट है कि पूरा प्लेनेट अगर हम दूर से देखें तो वो पूरा रेडिश ब्राउन दिखता है एंड हेंस इट इज़ नोन एज रेड प्लेनेट। अब आपने भी देखा होगा कि अपने घर पर कभी भी जो आयरन वगैरह होती है अगर उसमें रस्टिंग हो जाती है तो उसमें आयरन ऑक्साइड डेवलप हो जाता है। एंड आयरन ऑक्साइड लगने के बाद जो आयरन का कलर होता है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन दैट जो मार्स का जो कलर है वो रेड दिखता है, रेडिश ब्राउन दिखता है, बिकॉज इसके सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है। द डेज एंड सीजन्स ऑन द प्लेनेट मार्स कैन बी कंपेयर टू दोज ऑन अर्थ। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो सीजन्स बदलते हैं मार्स पर
ऑफ कोर्स हमारा अर्थ ही ऐसा नहीं है ना जहाँ पर ये सर्दी गर्मी बरसात ये सब चीज़ें हो रही हैं, कहीं पर कुछ ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कुछ कम हो रहा है, बट सीजन्स एंड डेज एंड नाइट ये सब जगह इक्वली रूप से सब जगह हो रहा है, मतलब इट इज़ प्रेजेंट ऑन एवरी प्लेनेट। तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि मार्स में भी जो डेज और सीजन्स का चेंज है वो हम काफ़ी हद तक कंपेयर कर सकते हैं हमारे अर्थ के चेंजिंग ऑफ सीजन एंड चेंजिंग ऑफ डेज एंड नाइट इन सब से। मार्स एंड दिस इज द रीजन, एंड क्योंकि इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का पीरियड इतना सेम है, लगभग कह सकते हैं सेम है, कि इसी वजह से जो साइंटिस्ट की पहली प्रेफरेंस है वो मार्स बनती जा रही है एज अ सेकंड प्लेनेट फॉर हैबिटेट फॉर द ह्यूमन बींग्स। मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड आफ्टर मरकरी वीनस अर्थ हमारा जो चौथा प्लेनेट होता है वो होता है मार्स, ठीक है, सोलर सिस्टम का। इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, दैट इज रिवॉल्यूशन इसका कितने टाइम पीरियड में होता है, 687 ईयर्स एज कम्पेयर टू आवर अर्थ। अर्थ हमारा जो क्या कहते हैं एक रिवॉल्यूशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, वो करता है 365 डेज में। 365 डेज में वो अपना पूरा सन का चक्कर लगा लेता है, वेयर एज मार्स का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो कब तक कंप्लीट होता है, वो होता है 687 ईयर्स तक। उसका जो मार्स का बिगेस्ट वॉल्केनो, मार्स में भी ऑफकोर्स वॉल्केनोस प्रेजेंट होते हैं, एंड उसका जो बिगेस्ट वॉल्केनो है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, इट्स नेम एज ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स के नाम से वहाँ का बिगेस्ट वॉल्केनो प्रेजेंट है मार्स पे। ओके नाउ नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द जुपिटर which is the largest planet and the fifth planet from the sun. Fifth planet तो है ही of course, but it is the largest planet of the earth. एंड जुपिटर इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी द ओल्डेस्ट प्लेनेट, यानी कि जुपिटर को हम ओल्डेस्ट प्लेनेट की से भी जानते हैं, बिकॉज इसका जो एज है अप्रॉक्सीमेटली ऑफकोर्स ज़्यादा है, बट एग्जैक्टली इसकी एज कितनी है वो साइंटिस्ट हैज़ नॉट एबल टू फाउंड आउट। बट इसको जो जितना भी देखकर इसकी रिसर्च करके बताया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कि जुपिटर जो है वो ऐसा माना जाता है कि पूरे सोलर सिस्टम का हमारा सबसे पुराना ग्रह है। In comparison to Earth, Jupiter's magnetic field is 14 times stronger. As compared to Earth, यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में देखें तो हमारे जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके आउटर स्पेस में, तो वो 14 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज द सोलर सिस्टम्स वैक्यूम क्लीनर। जुपिटर को क्या मानते हैं हम, अपना वैक्यूम क्लीनर मानते हैं पूरे सोलर सिस्टम का, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी एंड लोकेशन नियर द इनर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब ये इनर पार्ट क्या हो गया, हमने जैसे कि देखा कि 4 प्लैनेट्स हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये सारे चारों प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं, वेयर एज ये जो जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर, आई थिंक मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस बात पे, तो अगर आप मुझे सही करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके सो इसकी ग्रेविटी, यानी कि इसके पास इतनी ग्रेविटी होती है, इतनी इमेंस ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से जुपिटर को वैक्यूम क्लीनर ऑफ आवर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। Jupiter is covered with clouds consist of ammonia crystals and most likely a substance called ammonium hydrosulfide. यानी कि जुपिटर जो उसके जो क्लाउड्स हैं उसके अंदर भी बादल होते होंगे ऑफ कोर्स, तो उसके जो क्लाउड्स हैं वो किससे कंसिस्ट करते हैं, किससे बने हुए होते हैं, अमोनियम क्रिस्टल से। और जो अगर एग्जैक्टली थोड़ा कुछ सब्सटेंस आपको बताएं उसका नाम, तो वो है अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड, यानी कि अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड से उसके क्लाउड्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लेनेट, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो एवरेज उसका जो टेम्परेचर होता है जुपिटर का वो -148 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही टेम्परेचर इसका रहता है, जिसकी वजह से हम इसको विंटर प्लेनेट भी कहते हैं। गैनीमेड इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का पूरा, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में जिस किसी के पास भी उसकी खुद की नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको हम मून्स भी कह देते हैं अपने अर्थ के रिलेटिविटी दिखाने के लिए, तो जो जुपिटर का जो मून है, जिसके पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ मून है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यानी कि जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून्स नहीं है, बट सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स है, बट लार्जेस्ट मून किसके पास है, वो है जुपिटर के पास ही पूरे सोलर सिस्टम में, जिसका नाम है गैनीमेड। इसका रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड देख लेते हैं, वो है 12 ईयर्स, यानी कि जब हमारे कह सकते हैं कि
हमारे अर्थ पर 12 साल कंप्लीट होते हैं तब जुपिटर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। एंड वो क्यों होता है? ऑफ कोर्स क्योंकि वो हमारे सन से काफी दूर है, तो इसको पूरा ये रिवॉल्यूशन करने में ज्यादा टाइम लगता है। वेयर एज अगर ये कोई मान लीजिए मरकरी है या वीनस है, वो थोड़ा पास है सन के, तो उसको वो राउंड करने में थोड़ा कम समय लगेगा, इसीलिए इसका रिवॉल्यूशन पीरियड थोड़ा स्लो हो जाएगा। एंड जो जुपिटर का जो रोटेशन पीरियड है या फिर सॉरी रिवॉल्यूशन पीरियड है, वो ज्यादा टाइम लेगा, बिकॉज इसका डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, उसको कवर करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू दिस प्लेनेट सैटर्न, जो कि हमें बताता है जब सैटर्न इज सराउंडेड बाय 82 मून्स, यानी कि सैटर्न के पास पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं, जो कि है 82। वन डे ऑन सैटर्न लास्ट फॉर 11 आवर्स, यानी कि एक दिन जो सैटर्न पे एक दिन होता है, वो एक दिन अपना कब तक कंप्लीट कर लेता है? 11 घंटों में अपना एक दिन कंप्लीट कर लेता है सैटर्न। सैटर्न इज अ गैस जायंट। गैस जायंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे ज्यादा गैसियस गैस से बना हुआ है, एंड सबसे ज्यादा गैस इसमें कंसिस्ट होती है। सैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ रॉकी कोर सराउंडेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। ऑल्दो जो सैटर्न के पास है वो रॉकी कोर तो है, यानी कि रॉकी कोर यानी कि उसका जो अंदर का पार्ट है, सबसे पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, देन इट इज अबाउट द कोर। सो जो कोर जो इसका एरिया है, यानी कि सबसे नीचे वाला पार्ट है, वो किससे? रॉकी मटेरियल से यानी कि हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड आउट है, बट विच इज ऑल्सो सराउंडेड बाई हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो कि वो उसमें भी वो किससे सराउंडेड है? हाइड्रोजन और हीलियम है उसके चारों तरफ। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लेनेट, जैसे कि हमने देखा कि 5 प्लेनेट्स हमने पढ़ लिए हैं फ्रॉम द सन, एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट जो लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा था? वो था हमारा जुपिटर। एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वो है सैटर्न। सैटर्न जो हमारा है वो सब सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे हमारे सोलर सिस्टम का। हमारे जो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स, यानी कि अगर हम काउंटिंग में देखें तो सबसे ज्यादा मून्स किसके पास मिलेंगे हमें? सैटर्न के पास। लेकिन सबसे बड़ा मून किसके पास मिलेगा? वो मिलेगा हमें जुपिटर के पास। लेकिन जितने भी मून सैटर्न के पास हैं, उनमें से सबसे बड़ा मून है टाइटन। उसका नाम क्या है? टाइटन। रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है सैटर्न का? जो कि है 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। 20 ईयर्स का मैंने डे आपको बताया कि वो एक दिन अपना 11 घंटों में कवर करता है, बट एक साल उसका 29 साल और 5 महीने लेता है एज कंपेयर टू आवर अर्थ। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द प्लेनेट यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस इज अ गैस जायंट, मीनिंग इट्स सरफेस इज गैस। ये भी जो हमारा प्लेनेट है यूरेनस, वो भी गैस जायंट है, यानी कि इसकी जो सरफेस है वो गैस से बनी हुई है, ना कि अपनी अर्थ की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर सॉलिड सरफेस से। यूरेनस ऑर्बिट्स द सन वंस एवरी 84 ईयर्स। यूरेनस जो कि सन है, जो इसका रिवॉल्यूशन, एक्चुअली इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड बताया गया है कि यूरेनस अपना रिवॉल्यूशन कितनी देर में खत्म करता है? 84 ईयर्स लग जाते हैं उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। The planet is often called an ice giant since at least 80% of its mass is fluid mix of water, methane and ammonia ice. 80% of जो यूरेनस का मास है वो किससे कंसिस्ट करता है? वो करता है फ्लूइड मिक्सचर। फ्लूइड मिक्सचर है किस किस का मिक्सचर है? वाटर का, मीथेन का एंड अमोनिया आइस का। इन तीनों का जो फ्लूइड मिक्सचर है, जिसकी वजह से इसका 80% मास कॉन्स्टिट्यूट होता है, एंड इसीलिए भी इसको आइस जाइंट कहते हैं, बिकॉज ऑफ दीज गैसेस, अमोनिया आइस की वजह से, जो कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है इसके मिक्सचर, इसको आइस जाइंट भी कहते हैं। Uranus has 27 moons, and the names of these are chosen from the characters in the works of Shakespeare and Alexander Pope. यानी कि शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप जो कि एक लिटरेट हैं, उनकी लिटरेचर्स में जितने भी जो कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, उस कैरेक्टर्स के नाम पर यूरेनस के पास जितने भी कुल 27 मून्स हैं, उसकी 27 नेचुरल सैटेलाइट हैं, उनके नाम उस चीज पर रखे गए हैं। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि इसका रोटेशन टाइम पीरियड कितना है? 17 आवर एंड 14 मिनट इसका रोटेशन टाइम है। इसका जो साइज है वो 4 गुना ज्यादा बड़ा है हमारे अर्थ से। ये इसका जो कलर है वो ग्रीनिश है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस, यानी कि मीथेन गैस की प्रेजेंस की वजह से इसका जो कलर है वो ग्रीनिश है। इट इज द फर्स्ट प्लेनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप, यानी कि जो हमारा प्लेनेट है यूरेनस, वो हमारा पहला प्लेनेट बना था जो कि टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था, यानी कि ओनली बाय सीइंग विद द टेलीस्कोप हमने इस प्लेनेट को डिस्कवर किया था। इसकी जो सरफेस टेम्परेचर है वो कभी कभार -190 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकती है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेनेट भी होता है। सराउंडेड बाय 13 रिंग्स, यानी कि यूरेनस के चारों तरफ कितनी रिंग्स हैं?
इट हैज़ 13 रिंग्स, यानी कि 13 रिंग से ये पूरा जो यूरेनस है वो सराउंडेड है. नेक्स्ट एंड लास्ट वील मूव ऑन टू द लास्ट प्लेनेट, दैट इज 8th planet of our solar system, which is Neptune. Neptune has a bright blue color, as you can see in the picture कि blue color, bright blue color है हमारे Neptune का. Due to the great distance from the sun, this planet is not bright enough to be seen with the naked eye. यानी कि क्योंकि इसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है हमारे सन से, एंड ऑफ कोर्स हमको पता है कि प्लेनेट के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है ग्लो अप करने के लिए, वो सन की लाइट्स जो अपना है वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखते हैं प्लैनेट्स. बट क्योंकि नेपच्यून का जो डिस्टेंस है वो सन से इतना दूर है और इतनी लाइट उस पर पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से वो हम उसको नेकेड आइज से उसको देख पाए, इतना ब्राइट, इनफ ब्राइट नहीं है. द प्लेनेट नेपच्यून इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी, यानी कि रोमन गॉड ऑफ द सी जहाँ पर होते हैं उनको, उनके नाम पर इनके जो नेपच्यून है उसको नाम दिया गया है. बिकॉज क्योंकि सी हमने देखा है कि किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, एंड गॉड ऑफ सी जिसके नाम पर दिया गया है नेपच्यून का नाम, वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि नेपच्यून का कलर भी ब्राइट ब्लू कलर का होता है, एंड क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी है उनके कलर्स में और उसके ऑब्जेक्ट्स में, इसलिए उनको नाम दिया गया है नेपच्यून एज अ रोमन गॉड ऑफ द सी. The planet Neptune is the fourth largest planet and the third most massive and densest planet in our solar system. यानी कि जो नेपच्यून हमारा जो प्लेनेट है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है एंड थर्ड सबसे ज़्यादा मैसिव और डेंसेस्ट प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का. सबसे ज़्यादा डेंसिटी, थर्ड लार्जेस्ट डेंसिटी किस प्लेनेट के पास है, वो है नेपच्यून के पास, और फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ साइज वो कौन सा प्लेनेट है, वो है नेपच्यून. The planet has an extreme climate. The winds on Neptune are the most powerful in the entire solar system. यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल विंड्स चलती हैं एंड जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंज होता है वो कहाँ होता है, नेपच्यून में. नेपच्यून में जो हवाएं चलती हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, एंड इसमें जो क्लाइमेटिक चेंज होता है फ्रॉम समर्स टू विंटर्स टू रेनी सीजन, एंड ऑफकोर्स दो चार से अलग से कभी कभार ऐसे सडन चेंजेस होते हैं जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंज को सस्टेन करता है, एंड जो कि नेपच्यून में अकर होती रहती है. सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको ये जो 8 प्लेनेट के बारे में जो मैंने फैक्ट्स इकट्ठे करके आपको बताए थे वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. एंड कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. आई होप आई विल आंसर all those your questions and try to clear your doubts. So this is it for today. We'll meet soon in the next video for that, and till then do like, share and subscribe our video, and please support our channel.